हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री एग्ज़ाम जो अभी बहुत ही पास में है, रिसेंटली होने वाला है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने इस वीडियो में वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं या तो यूजीसी नेट में पूछे गए हैं या फिर यूपीएससी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको मिस मत करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन एग्जामिनर क्रिएट करता है और उन्हीं क्वेश्चंस को हम यदि अच्छे तरीके से फॉलो करके जाएंगे तो वो क्वेश्चन हमें वहाँ पर सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। तो ये सेट नंबर 5 है। सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार हमारा नेट जेआरएफ होना चाहिए, उसके लिए हमने टारगेट फिक्स किया कि हम 80+ क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। वो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे कि वो हमारे ठीक हों, करने को तो 100% करके आएंगे। ऐसे हमने इसको फ्रेम किया है। तो आप समय मत वेस्ट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबा लेना। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बाय सर्चिंग @देवेंद्र सर, और यू कैन आल्सो सर्च मी बाय दिस नंबर 7973109547। वहाँ पर एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, आप वहाँ भी ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं मोटिवेशनल कोट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। देखिए क्या होता है कि लाइफ में, जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते हैं, निराशाओं के पल भी आते हैं, खुशियों के पल भी आते हैं। लेकिन उन सारी परिस्थितियों के आगे बढ़कर यदि हम सोचें, कई बार ऐसा होता है कि हमने सोचा है कि हमने ये टारगेट फिक्स किया है, हमने इसको अचीव करना है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं उन कारण हम उनको अचीव नहीं कर सकते। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, घरेलू प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं और हम अपने सपनों को वहाँ पर पीछे छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने यदि ये सोच लिया कि इन सपनों को साकार करके छोड़ना है तो दुनिया में आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। सच मानिए कि आपका असली एनिमी आप खुद होते हैं जब आप अपने डिसीजंस को खुद चेंज करते हैं। जो काम आप खुद कर सकते हैं कोई दूसरा आपसे कभी भी नहीं करवा सकता। तो आपने यदि सोचा है कि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है और जेआरएफ करना है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है दुनिया में। यदि आपने अपने ही डिसीजन को खुद चेंज किया तो समझ लीजिए कि आपको आगे बढ़ाने वाला दुनिया में कोई नहीं। कोई भी मोटिवेशनल कोट, मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल पर्सन, चाहे वो पेरेंट्स है आपके, चाहे आपके भाई है, बहन है, दोस्त है, कोई भी है, वो आपको आगे नहीं ले जा सकता। आपने अपने अंदर से जब तक मोटिवेशन आपकी नहीं आएगी तब तक आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखिए, मोटिवेट रखिए और आपने जो टारगेट फिक्स किया है, जो सपना आपने लिया है जेआरएफ का, ठीक है, आपने उसको साकार करना है, छोड़ना नहीं है। उसके लिए आपको दिल से मेहनत करनी होगी। वो मेहनत ऐसी कि आपको एक पल के लिए भी इस टारगेट से दूसरे पर शिफ्ट मत होने दे। आपने सोचा है कि करना है तो होगा। मैंने टारगेट फिक्स किया है कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई कराना है। जो भी पॉसिबिलिटी हुई, जो भी किसी प्रकार की, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। तो बिना समय वेस्ट किए तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये बताना है कि प्रशंसा या फिर प्रशस्ति निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में आपको मिलेगी। ऑप्शन 1 है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन 2 है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, और ऑप्शन 3 है रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख, या फिर ऑप्शन 4 खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। आपको ये बताना है कि प्रशंसा या फिर प्रशस्ति किस में लिखा हुआ मिलता है। सबसे पहले आपको प्रशस्ति और प्रशंसा का मतलब पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की प्रशंसा में जो लिखा गया भाषण होता है या फिर ग्रंथ होता है उसको प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रशस्ति वंश के बारे में भी बताती है आपको। इनका प्रयोग राजा या फिर बड़े बड़े प्रधान लोग करते थे, ठीक है, और आत्मसम्मान के लिए जो प्रशस्ति लिखवाते थे ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। तो सबसे पहले जो प्रशस्ति हमें किसके बारे में पता चलती है वो चलती है गुप्त वंश के शासक जो चंद्रगुप्त थे उनके बारे में, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि नासिक प्रशस्ति है जो 2री शताब्दी में लिखी गई थी, सातवाहन राजवंश के बारे में बताती है। प्रयाग प्रशस्ति जो 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी वो गुप्त राजवंशों के बारे में बताती है। और वेल्लीकुदी शिलालेख एक ऐसा है जो पांड्य राजवंश के बारे में भी आपको बताता है। देवपाड़ा प्रशस्ति जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, सेन राजवंशों के बारे में बताती है। तो जो प्रशंसा या प्रशस्ति आपको मिलेगी, आपने वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है और क्वेश्चन को सोचना है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है उसमें आपको मिलेगी, या फिर समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख। यहाँ पर है राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में सिंधु घाटी नगर हैं और उसके सामने है नदी जिसके तट पर वह जो घर नगर हैं वह बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है रोपड़, ऑप्शन सी है बनावली, ऑप्शन डी है हड़प्पा। जल्दी से इनको मिलाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। और रोपड़ जो है सतलुज पंजाब में पड़ती है। और बनावली आपको मिलेगा घग्गर नदी के किनारे पर। और हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी के तट पर आपको मिलेगा। यहाँ पर यदि ऑप्शन से हम लाएँ, ऑप्शन बनेगा राइट ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन डी। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से प्रथम को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी और तर्क कहता है कि ऋग्वेद का मंडल 10 चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था थी, हमने ये बताना है कि ये वहाँ पर थी या नहीं थी। आपने वीडियो को पॉज करना है और आंसर सोचना है। और तर्क ऋग्वेद का मंडल 10 ये बताता है कि व्यवस्था वहाँ पर थी। तो देखिए कौन सा आंसर सही है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन केवल आर सही है, ठीक है। जो ऋग्वैदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी ऐसा नहीं है, लेकिन और तर्क कहता है कि ऋग्वेद का मंडल 10 जो है और चतुर्वर्ण की व्यवस्था के बारे में उल्लेख करता है। ये सही है, ऋग्वेद के बारे में यहाँ उल्लेख तो मिलता है लेकिन ये व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नांकित राजवंशों को नीचे दिए कूट की प्रयोग करते हुए हमने क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। एक ऑप्शन है शुंग राजवंश, ऑप्शन 2 है हर्यंक राजवंश, ऑप्शन 3 है नंद राजवंश, ऑप्शन 4 मौर्य राजवंश। जल्दी से आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाइए। सबसे पहले जो शुंग राजवंश था उनका टाइम था 185 BC। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स का पता है, ठीक है। जो हर्यंक वंश था वो 544 BC से शुरू होता है और 412 BC तक चलता है, ठीक है। और जो नंद वंश है ये 344 BC से शुरू होता है और 322 BC तक रहता है। और मौर्य राजवंश इसके बाद शुरू होता है, 322 से शुरू होता है। जैसे ही नंद वंश को ओवरटेक कर लेते हैं मौर्यंस, तो वहाँ पर 298 BC तक ये चलता है। तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में मिलाएंगे, सबसे पहले आएगा ऑप्शन 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 और लास्ट में आएगा शुंग वंश। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निम्न सूचियों को हमने सम्मिलित करना है। प्रतीक हैं उनके और महात्मा बुद्ध जी की जो घटनाएं हैं उनके जीवन के संबंधित, वो सूची 2 में दे रखी हैं, हमने उनको मिलाना है। सूची 1 में कमल है, घोड़ा, चक्र, स्तूप। और सूची 2 में है त्याग, जन्म, महापरिनिर्वाण या फिर प्रथम धर्म उपदेश। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने महात्मा बुद्ध से लेकर के जैनिज्म जितने भी धार्मिक आंदोलन हैं उनमें से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट में, सभी एक ही वीडियो हमने इंक्लूड किए हैं। आप उनको भी जा करके रेफ़र करके देख सकते हैं। उसमें समझाया गया कि इन सेक्शंस को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, जो उनके जो जीवन की घटनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और महात्मा बुद्ध के अलावा जब जैनिज़्म की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन हमें जैनिज़्म के जो 7 से 8 तीर्थंकर्स हैं, जो पहले 4 हैं और लास्ट वाले जो 4 हैं, 24 में से लगभग 10 तीर्थंकर्स के चिन्ह जरूर पूछ लेता है एग्जामिनर। उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने कहाँ कहाँ उपदेश दिए, उनसे संबंधित जो ग्रंथ है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। आपने इनको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने सूची को सूची 2 के साथ मिलाना है। कमल का संबंध होता है उनके जन्म के साथ, ठीक है। और घोड़े पे वो जब बाहर निकले थे, घर त्याग किया था उन्होंने, सिंपली याद रखिए इसको, थोड़ा सा लॉजिकली आप सोच सकते हैं। और जो चक्र होता है, चक्र जब उन्होंने पहला धर्म उपदेश दिया था उससे संबंधित था। स्तूप जो महापरिनिर्वाण जब उनका हुआ था वहाँ पर स्तूप बनाए गए थे। तो यहाँ पर यदि हम कूट में मिलाएं तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्धिस्तव का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए है महायान बौद्ध धर्म के साथ, बी ऑप्शन हीनयान बौद्ध धर्म और सी वज्रयान बौद्ध धर्म या फिर डी थेरावाद बौद्ध धर्म के साथ। देखिए, जो बौद्धिस्तव का जो सिद्धांत है वो रिलेट करता है महायान बौद्ध धर्म के साथ, ठीक है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्नांकित स्थानों में से 4 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। नीचे दी कूट की प्रयोग करते हुए उन्हें हमने क्रम में लगाना है। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन या पाटलिपुत्र, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको आप जरूर अटैम्प्ट करके जाना। देखिए, जो वैशाली की सबसे पहले जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी राजगृह में, उसके बाद होती है वैशाली में, और तीसरी होती है पाटलिपुत्र में, और चौथी होती है कुंडलवन में। याद रखिएगा, वैशाली की होती है 383 BC में, ठीक है। और ये कहाँ पर होती है वैशाली वाली? ये
कालाशोक के टाइम पे होती है और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? साबा करीम। यह भी आप याद जरूर रखिएगा, साबा करीम इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और उसके बिल्कुल 100 साल पहले होती है 383 BC में, जो राजगृह में होती है। ये पहली वाली होती है, ये फर्स्ट वाली होती है, और वैशाली में सेकंड होती है। ठीक है, जो राजगृह में होती है उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और जो थर्ड वाली होती है ये पाटलिपुत्र में होती है, ये थर्ड वाली 250 BC के आसपास होती है। ठीक है, और यहाँ पर मोगलीपुत्र तिस ने अध्यक्षता की थी इसकी। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस, यह भी आप जरूर याद रखना। और इनके जो राजा हैं, कौन कौन से राजा के समय में हुई थी, कौन शासन कर रहा था उस समय, तो वो भी पूछ लिया जाता है कई बार। जो पहली वाली हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, और दूसरी जो हुई थी कालाशोक के, और तीसरी जो हुई थी वो अशोक थे, सम्राट अशोक थे उस समय। और चौथी जब कुंडलवन में होती है तो वहाँ पर उसको लीड करने वाले होते हैं वासुमित्र। ये लगभग 98 BC में होती है। ठीक है, 98 BC के आसपास तो लीड करने वाले होते हैं वहाँ पर वासुमित्र, और वहाँ राजा होता है कनिष्क। ठीक है, आप यह भी जरूर नोट कर लेना। इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है ऑप्शन डी। पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4 और लास्ट में आएगा 3। नीचे तो कथन दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कि सातवाहन समाज में मातृ तत्वों के अंश मिलते हैं, और तर्क कहता है कि सातवाहन काल के दौरान वास्तविक शासन रानियां थी, राजा नहीं था। सातवाहन समाज में मातृ तत्वों के अंश मिलते हैं, ये कथन सही है। वहीं बात करें हम इसके तर्क की, तो सातवाहन काल के दौरान वास्तविक शासन रानियां नहीं थी, राजा था। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अशोक ने नामांकन में से एक के लिए बिहार में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों पर शैल काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। किन के लिए? हीनयान के लिए, दिगंबर, महायान, फिर आजीविकों के लिए। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, आजीविकों के लिए उन्होंने, अशोक ने बिहार बनवाया था नागार्जुन पहाड़ियों के शैल काटकर। ठीक है, आपने मौर्य काल के बारे में पढ़ा होगा। मौर्य काल के दौरान बर्मा और सिलोन कहते हैं श्रीलंका को, के साथ व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। कौन सा ऐसा बंदरगाह था जो सिलोन और बर्मा दोनों के साथ व्यापारिक संबंध जोड़ के रखता था? सिलोन मतलब श्रीलंका के साथ और बर्मा के साथ। ऑप्शन ए है आरिकामेंडो, ऑप्शन बी है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी है बरूकच बड़ौच जिसे कहते हैं, और ऑप्शन डी है सोपारा। देखिए, जो मौर्य काल के दौरान जो व्यापार होता था वो होता था ताम्रलिप्ति से। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बुद्ध की छवि मस्तक के चारों ओर प्रभा मंडल के साथ और उड़ते हुए गंधर्व आकृतियों और कमल के डिज़ाइनों से अलंकृत निमांकित कला पद्धति में प्रकट होती है। आपने ये बताना है कि कौन सी कला पद्धति है, गंधार की, गुप्त की, या फिर मथुरा पद्धति है, या फिर अमरावती पद्धति है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, कला की गंधार पद्धति। इस प्रश्न में पूछा गया कि भारत और रोम के प्रभाव में आकर जो हमारी इंडस्ट्री थी उसमें सबसे ज़्यादा लाभ किस शिल्प के कारण हुआ? कौन सी ऐसी चीज़ हम बनाते थे जिसके कारण जो भारत का रोम के साथ जो प्रभाव बढ़ा तो हमारी इंडस्ट्री को उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ? ऑप्शन ए है कांच बनाना, ऑप्शन बी है जहाज़ का निर्माण करना, ऑप्शन सी है रत्नों को काटना, या फिर ऑप्शन डी है आयुध निर्माण करना। आपने ये बताना है कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ था? फ़ायदा हुआ था कांच बनाने को, क्योंकि वहाँ पर कांच का निर्माण करते थे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। उज्जैन को गुप्त शासकों की द्वितीय राजधानी किसके शासन के दौरान बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुमारगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, या फिर स्कंदगुप्त के? डेप्थ में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर जो उज्जैन को गुप्त शासकों ने अपनी दूसरी राजधानी बना दिया था। शिक्षा के बौद्ध केंद्र निमांकित में से कौन है? ऑप्शन ए है नालंदा, विक्रमशिला, कांचीपुरम, या फिर वाराणसी। आपने ये बताना है कि प्राचीन काल में, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बताया था कि प्राचीन काल से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो नालंदा है, विक्रमशिला है, या फिर और तक्षशिला है, ऐसी यूनिवर्सिटी कौन कौन से बैंक के ऊपर सिचुएटेड है, और इनको कब कब बनाया गया था, इनका समय काल कब आया था, और कौन से राजाओं ने इनको
इन्वेस्ट किया था, पैसे दिए थे, दान दिया था या फिर भूमि दान की थी, इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जो जिसे इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, आप इन सारे सेक्शंस को जरूर करके जाइएगा। यहाँ पर हमने बताना है कि शिक्षा का बौद्ध केंद्र इनमें से कौन सा था, नालंदा, विक्रमशिला, कांचीपुरम या फिर वाराणसी। जो बुद्धिज़्म की पढ़ाई होती थी वो एक तो नालंदा में होती थी, दूसरा विक्रमशिला में होती थी। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन केवल सही हैं और 1 और 2 यहाँ पर है ऑप्शन डी में, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संगम काल के दौरान कृषि की प्रमुख फसलें निम्नलिखित में से कौन सी थी। जब हमने बताना है कि संगम समय था, उस समय कौन सी ऐसी फसल वहाँ पर उपजाई जाती थी। ऑप्शन ए है धान और गन्ना, ऑप्शन बी है गेहूँ और धान, ऑप्शन सी गेहूँ और जौ, और ऑप्शन डी है धान और कपास। हमने संगम काल को थोड़ा सा यदि डेप्थ में पढ़ा है तो हमें पता चलेगा वहाँ पर धान और गन्ना बहुत ज़्यादा उपजाया जाता था। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अमीर खुसरो लिखित मिफ्ता उल फुतूह, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जरूर याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मिलान में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमने ये बताना है कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है मिफ्ता उल फुतूह में उन्होंने किस घटना का वर्णन किया है। ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खलजी के सैन्य अभियान का, ऑप्शन बी है बुगरा खान और कैकुवाद के बीच मुलाकात का, या फिर ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खलजी की चित्तौड़ विजय का, या फिर ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियों के बारे में उसने बताया इसमें। तो अमीर खुसरो का ये ग्रंथ है ना मिफ्ता उल फुतूह, इसमें उन्होंने जलालुद्दीन खलजी के सैन्य अभियान के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। हमने यहाँ पर सही को हमेशा ही मैं कहता हूँ अंडरलाइन कर लीजिए। ऑप्शन 1 है अलाउद्दीन खलजी के मलिक कफूर को काकतीय राज्य को अपने राज्य में विलय करने का आदेश दिया था, और काकतीय शासक प्रतापरुद्र को अलाउद्दीन खलजी का करदाता राज्य बनाया जाना था। और थर्ड ऑप्शन है प्रतापरुद्र के दिल्ली सुल्तानों को नियमित रूप से वार्षिक कर भेजता था। और फोर्थ ऑप्शन है प्रतापरुद्र को खुसरो शाह अपने अनुरक्षण में दिल्ली लाया था। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, अलाउद्दीन खलजी ने मलिक कफूर को काकतीय राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए आदेश दिया था, ये कथन सही है। ठीक है, और काकतीय शासक प्रतापरुद्र को अलाउद्दीन खलजी का करदाता राज्य बनाया जाना था, ये भी कथन सही है। वहीं बात करें प्रतापरुद्र को सुल्तानों को नियमित रूप से वार्षिक कर भेजता था, ये कथन भी सही है। ठीक है, वह उसको वार्षिक कर भेजता था। प्रतापरुद्र को खुसरो शाह अपने अनुरक्षण में दिल्ली लाया था, यह कथन गलत है। यहाँ पर केवल 1 2 3 कथन सही हैं, 1 2 3 कथन है यहाँ पर ऑप्शन सी में, सी इसका सही आंसर है। आपने इसे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका ये क्वेश्चन सही था या फिर गलत। ठीक है, नीचे तो कथन दिए गए हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ये कहता है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों को एक के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन होते देखा, लेकिन वे कभी भी किसी दरबार में मिलने के लिए नहीं गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तर्क कहता है कि वह सोहरवर्दी सूफी संतों को राज्य द्वारा प्रदत्त प्रेशर से अप्रसन्न थे। तो हमने ये देखना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो निज़ामुद्दीन औलिया थे उन्होंने 7 सुल्तानों का एक के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन होते देखा, लेकिन कभी वो दरबार में मिलने नहीं गए थे, ये कथन सही है। ठीक है, और तर्क जो कहता है कि वो संतों को राज्य के द्वारा जो सम्मान मिलता था उससे खुश नहीं थे, ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। यद्यपि कि केवल मुस्लिम जनसंख्या का 10वां भाग देवगिरी दौलताबाद पहुंचा, ठीक है, तथापि वे लोग शहर को उपजाऊ और समृद्ध बनाने में समर्थ हुए। ये स्टेटमेंट किसकी है, हमने ये बताना है। इब्न बतूता, शम्स से सिराज अफीफ, ऑप्शन सी है अदब अल मलिक ईसामी, या फिर ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी की। किसने ये स्टेटमेंट दी थी कि यदि मुसलमानों की जनसंख्या का 10वां भाग भी देवपुरी पहुंच गया, फिर भी उन्होंने वहाँ पर पूरे जगह को उपजाऊ बना दिया, समृद्ध बना दिया था। ये स्टेटमेंट दी थी जियाउद्दीन बरनी ने। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में हमें टर्म्स दे रखी हैं, उनके साथ में जो विभाग है संबंधित, हम देखने हैं कि कौन से विभाग के साथ वो संबंधित टर्म्स हैं। वकील दर किसको कहा जाता था, वकील दर कहा जाता राज परिजन का प्रभावी जो होता था उसे वकील दर कहा जाता था। ठीक है, और मेरे साथ मिलाते जाइए। अमीर हाजिब कहा जाता था, दरबार में समारोह का जो अधिकारी होता था उसको अमीर हाजिब कहा जाता था। और आरिज ए ममालिक किसे कहा जाता है, जो सैन्य विभाग का महानियंत्रक होता था उसको आरिज ए ममालिक कहा जाता था। और बरीद ए ममालिक राज्य का जो समाचार एजेंसी प्रमुख होता था उसको बरीद ए
मवाली कहा जाता था। यहाँ पर यदि ऑप्शंस में देखें, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। भक्त कबीर जी के बारे में हमने बताना है कि कौन सा कथन उनकी रिगार्डिंग सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है जाति, नस्ल और धर्म पर आधारित मतभेद को वे नकार दिया उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। हमने यहाँ देखना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, वह धर्म ग्रंथ समस्त ज्ञान के विरोधी थे, ये कथन भी सही है। ठीक है, वह खोखले कर्मकांडों के समर्थन को नकार दिया, उन्होंने समर्थन दिया ही नहीं था, वे भी नकार दिया था, ये भी कथन सही है। वह भक्ति और श्रम के दर्शन के समर्थक थे, ये कथन गलत है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। इस प्रश्न में पूछा गया है कि महमूद गवाह ने बहमनी अभिजात वर्ग की शक्ति को कम करने के लिए कौन से कदम उठाए थे। ऑप्शन ए है भू संपत्ति के आकार को कम कर दिया। ऑप्शन 2 है उस भूमि का परिमाण बढ़ा दिया जिसे राज्य भू संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ऑप्शन 3 है भू राजस्व मांग की दर को कम कर दिया गया। ऑप्शन 4 है गवर्नरों को एक से अधिक किले के ऊपर नियंत्रण करने से मना कर दिया था। महमूद गवाह के बारे में हमें यदि पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो उन्होंने भू संपत्ति के आधार को कम कर दिया था, कथन एक तो सही है, और उन्होंने उस भूमि का परिमाण बढ़ा दिया था जिसे राज्य भू संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ये भी कथन सही है। उन्होंने भू राजस्व की दर को कम कर दिया था, ये कथन यहाँ पर गलत है, और गवर्नरों को एक से अधिक किले को ऊपर नियंत्रण करने के लिए मना कर दिया था, ये कथन भी सही है। 3 कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 यहाँ पर है ऑप्शन बी में। बहुत ही अच्छी बुक है आर्कोलॉजी आर्ट एंड रिलीजन ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑन विजयनगरा का लेखक कौन है। नेब्रू करिश्मा, ऑप्शन बी है अनिला वर्गीस, और ऑप्शन सी है कैथरीन डी मॉर्सिन, या फिर ऑप्शन डी कार्ला एम सिनोपाली। आपने ये बताना है कि इस बुक के राइटर कौन है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी अनिला वर्गीस। निम्नलिखित को सही क्रमबद्ध कालक्रम में हमने लगाना है। ऑप्शन ए है अकबर के द्वारा 12 सूबों की रचना। ऑप्शन 2 है दहशाला व्यवस्था को लागू करना। ऑप्शन 3 है दाग व्यवस्था को जारी करना, या फिर ऑप्शन 4 दोहरे पद जात और सवार को जारी करना। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर सोचिए। देखिए, जो सबसे पहले आएगा जो उन्होंने काम किया था, सबसे पहले उन्होंने दाग व्यवस्था को जारी किया था, ठीक है, नंबर 1 पर। और उसके बाद जो दोहरे पद को जात और सवार को उन्होंने जारी किया था। और तीसरे नंबर पर जो उन्होंने काम किया था वो किया था कि दहशाला व्यवस्था को लागू किया, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने 12 सूबों की रचना की थी। इस प्रकार यदि हम इसको कूट में मिलाएंगे तो राइट ऑप्शन बनना चाहिए 3, 4, 2 और 1। ये है ऑप्शन सी में। बहुत अच्छा प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल बिठाइए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। और सूची 1 में ऑप्शन ए है झरोखा दर्शन की प्रथा का प्रारंभ। ऑप्शन बी है कंधार की सफ़ाविदों से पुनः प्राप्ति। ऑप्शन सी है बल्ख पर मुगल अधिकार, या फिर ऑप्शन डी कांगड़ा विजय। हमने इनको सूची 2 में मिलाना है। आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर को थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पर मेरे साथ मिलाते जाइए। जो झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की थी वो हुई थी 1580 ईस्वी में, ठीक है, 4। और कंधार की सफ़ाविदों से पुनः प्राप्ति हुई थी 1629 में। और जो बल्ख पर मुगल अधिकार स्थापित हुआ था वो हो गया था 1646 ईस्वी में, और कांगड़ा विजय 1620 ईस्वी में। यहाँ पर यदि हम इसको कोड में मिलाएंगे तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। जिन्होंने तो जहांगीर के बारे में ध्यान से पढ़ा है उनके लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान है और वो गलत नहीं करना चाहेंगे। कथन ये कहता है कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी कला उत्कृष्टता की प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी, और कारण कहता है कि वह वास्तुकलात्मक अलंकरण का विरोधी था। देखिए, जहांगीर के बारे में हमने जितना भी पढ़ा है, जहांगीर के दरबार में बहुत बड़े बड़े चित्रकार थे, ठीक है, और उसके शासनकाल में चित्रकारी जो थी वो उत्कृष्ट प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। ये कथन बिल्कुल सही है। वह उसका विरोधी था, ये कैसे हो सकता है, ये गलत है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर केवल एक सही है, आर गलत है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल बिठाइए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। और सूची 1 में बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं। सूची 2 में हमने दोनों को मिलाना है। आप मेरे साथ सीधा मिलाते जाइए। देखिए, ऐसी बुक्स हैं आपको याद तो होती नहीं है, बार बार रिवाइज़ करनी पड़ती हैं, तभी ये बुक्स हम याद रख सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आप एक नोटबुक पर इनको लिख लीजिए। को ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 बुक्स हैं, उनके राइटर्स हैं। उनमें से यदि आपको 25 से 30 भी याद रह गए ना तो आप कूट की सहायता से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो इकबाल नामा जहांगीरी ये लिखी थी मोहम्मद खान ने, ठीक है। और तारीख़ रशीदी के राइटर हैं मिर्ज़ा हैदर दौलत,
ठीक है। और शाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। शाहनामा किसने लिखी थी? ये इनायत खान के द्वारा लिखी गई बुक है। और फुतहात-ए-आलमगीरी ये ईश्वरदास की रचना है, ठीक है। ईश्वरदास नागर ने इस बुक को लिखा था। कूट में जाकर हम इसको मिलाएंगे तो सबसे आएगा ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमने, और सूची 1 में स्मारक हैं और सूची 2 में शासक जिन्होंने इन्हें बनवाया था। देखिए थोड़ा सा पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी हम जब पढ़ते हैं थोड़ी सी मिस्टेक पढ़ते समय यदि हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर जामी मस्जिद लिखा है, जामा मस्जिद नहीं है। जामी मस्जिद से चार मीनार कहते हैं, और हीरा मस्जिद, मोती मस्जिद और गोल गुम्बद, हमने इनको मिलाना है कौन से शासन ने इसको बनाया था। देखिए जब हम जामा मस्जिद की बात करते हैं ना, कई बार क्वेश्चन में गलती यहाँ से होती है। जामा मस्जिद बनाया था शाहजहाँ ने, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में शाहजहाँ भी है, हम यदि इसको यहाँ पर टिक करके जाएंगे ना तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और हीरा मस्जिद, मोती मस्जिद, इनको हमने देखना है किस किस शासनकाल के दौरान किस राजा ने इसको बनाया था, कौन सा शासक उस समय था, ठीक है। यहाँ पर यदि हम इसको मिलाते हैं तो आपको सीधा मिलेगा। यहाँ जो जामी मस्जिद है, चार मीनार, ये मोहम्मद कुली खान के साथ संबंध रखती है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की यहाँ पर मस्जिद है। और हीरा मस्जिद ये किसने बनवाई थी? ये हीरा मस्जिद है, ये है अब्दुल्ला शाह कुतुब शाह। और जो मोती मस्जिद है ये शाहजहाँ ने बनवाई थी, ठीक है। यहाँ पर गोल गुम्बद की यदि हम बात करें तो ये गोल गुम्बद जो अली आदिल शाह जी का यहाँ पर मकबरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 के साथ मिल जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ कोड में यदि हम देखें तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने शिवाजी को मध्यकालीन समय के सबसे अधिक रचनात्मक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में देखा? ऑप्शन ए है विंसेंट ए स्मिथ, ऑप्शन बी है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन सी है जादूनाथ सरकार, या फिर ऑप्शन डी ए.आर. कुलकर्णी। देखिए ये जो स्टेटमेंट है शिवाजी के संदर्भ में दी थी, वो दी थी ऑप्शन सी जादूनाथ सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य के पतन का महान फर्म, ग्रेट फर्म सिद्धांत का प्रयोग किया था? और ऑप्शन ए है W.C. स्मिथ, ऑप्शन बी है C.A. बेली, ऑप्शन सी है J.F. रिचर्ड्स, या फिर ऑप्शन डी करेन लियोनार्ड। आपने ये बताना है कि ये महान फर्म का सिद्धांत किसने दिया था, कौन से ऐसा राइटर है जिसने इसके बारे में मेंशन किया है। ये किया है ऑप्शन डी करेन लियोनार्ड ने। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। देखिए यदि हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र की तो भारतीय इतिहास में शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम शुरू हो गए थे, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय हो या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद की हम बात करें। और जब जैसे ही मुग़ल प्रशासन ख़त्म होता है तो भारतीय लोगों को शिक्षित करने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमने मिलाना है कि ये जो शिक्षा को लेकर जितने भी कॉलेज बने थे, यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, वो कब कब बनी है, हमने उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना है। ये देखिए ऑप्शन ए है बैथ्यून स्कूल ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन 2 है बनारस यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3 है MAO कॉलेज अलीगढ़, या ऑप्शन 4 है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। यहाँ पर हमने इसको मिलाना है। देखिए सबसे जो कन्फ्यूजिंग काम होता है हमेशा ही इनके ईयर्स के रिगार्डिंग होता है, और आपने इनके ईयर्स को, इनके साल को ज़रूर याद रखना है, तभी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो बैथ्यून स्कूल कलकत्ता था, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, सबसे पहले इसको गर्ल कॉलेज के नाम से जाना गया था 1849 में, ठीक है। और उसके बाद इसको अपग्रेड करके कॉलेज बनाया गया था 1879 में, ये भी आप नोट करिएगा। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुई थी, ये शुरू हुई थी 1916 में। और MAO कॉलेज अलीगढ़, इसके बारे में यदि हम सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1920 के आसपास इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया था 21 में। और हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता था, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1817 में, ठीक है। 20 जनवरी 1870 को हिंदू कॉलेज कलकत्ता को बनाया गया था। यदि हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता आना चाहिए, जो 1817 ईस्वी में बना। उसके बाद 1879 में बैथ्यून स्कूल कलकत्ता, इसको आना चाहिए। यहाँ पर 4 आएगा पहले, फिर 1 आएगा। उसके बाद जो AMO कॉलेज अलीगढ़ है, ये इन्होंने ऑप्शंस में दे रखा है यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से पहले बनारस यूनिवर्सिटी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बनता है AMO कॉलेज अलीगढ़ कॉलेज। यहाँ पर राइट ऑप्शन है यहाँ पर इसका ऑप्शन ए। आप भी गूगल करके इसको चेक कर सकते हैं। तोहफ़तुल मुहावदीन के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है अल्ताफ़ हुसैन अली। हमने ये बताना है तोहफ़तुल मुहावदीन का लेखक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय।
किसने कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शनी अल्पसंख्यक कहकर बरतरसना की थी, उसकी निंदा की थी? सर सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर थियोडोर बेक? आपने ये बताना है कि कांग्रेस को उन्होंने टारगेट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको मिस नहीं करना है कि सूक्ष्मदर्शनी अल्पसंख्यक कहकर किसने इसकी बरतरसना की थी, किसने कहा था कि ये गलत है? और यहाँ पर है राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूजीसी अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लग गया है। 2020 में भी एक क्वेश्चन आपने देखना, उसका क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें कुछ उन्होंने एक्ट के बारे में पूछा है। और भारत में किस समय आयकर स्थायी रूप से लगाया गया? हमने ये बताना है कि जो ब्रिटिश काल के दौरान जो काम हुए थे उनको जरूर आप याद रखिए। 1860, 1869, 1878 या फिर 1886 ईस्वी में। आपने ये बताना है कि टैक्स डिपार्टमेंट कब परमानेंट कर दिया गया था ब्रिटिश काल के दौरान? सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1860। यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। आपने ये बताना है कि गारंटी पद्धति के अधीन जो ब्रिटिश कंपनियां रेलवे में निवेश करेंगी उन्हें आश्वासित लाभ अंश का वादा किया गया था। एक पद्धति चलाई थी गारंटी पद्धति के नाम से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो कंपनियां हैं जो यदि रेलवे में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उनको हम कितने प्रतिशत बेनिफिट देंगे। तो यहाँ पर है राइट ऑप्शन बी, 5%। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध किससे रहा है? ऑप्शन ए है अलीगढ़ स्कूल से, ऑप्शन बी है देवबंद मदरसा से, ऑप्शन सी है फिरंगी महल स्कूल से, या फिर ऑप्शन डी नदवतुल उलेमा के साथ। जो मौलाना अब्दुल बारी का संबंध था वो था ऑप्शन सी, फिरंगी महल स्कूल के साथ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपने इसको जरूर अटैम्प्ट करना है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए फिर अटैम्प्ट करिए। किसने तर्क दिया था कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्य वर्ग के उदय का परिणाम था? ऑप्शन ए है पीटर हर्डी, ऑप्शन बी है फ्रांसिस रॉबिन्सन, ऑप्शन सी है WC स्मिथ, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद मुजीब। आपने ये बताना है कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में एक मध्य वर्ग के उदय का परिणाम था, ये स्टेटमेंट किसकी है? राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, मोहम्मद मुजीब की। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में हमने लगाना है। कैबिनेट मिशन योजना, बॉम्बे योजना, वेवल योजना या माउंटबेटन योजना, ये कब कब आई थी? ठीक है, जितनी भी योजनाएं हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान आप उनको भी एक नोटबुक पर लिखिए, बार बार रिवाइज करिए। यही मंत्र है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना आई थी 1946 में। ठीक है, 1946 में, ये जरूर याद रखना। और बॉम्बे योजना बनी थी 1944 में। ठीक है, और जो वेवल योजना थी 1945 में। ठीक है, और माउंटबेटन योजना ये सबसे लास्ट में आती है 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए थे कि भाई इसको भारत को कैसे अलग करना है। इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहले आएगी बॉम्बे योजना 2, फिर आएगा उसके बाद वेवल योजना ऑप्शन 3, उसके बाद आएगा ऑप्शन 1 कैबिनेट मिशन योजना, और लास्ट में आती है माउंटबेटन योजना। यहाँ पर है राइट ऑप्शन ए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप अटैम्प्ट जरूर करिएगा। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। कौन था जिसने पुणे में एक विधवा गृह खोला, विधवा पुनः विवाह संस्था की स्थापना की, 1893 में विधवा से विवाह किया और 1960 में स्त्रियों के लिए एक विश्वविद्यालय की बम्बई में स्थापना कर डाली? आपने ये बताना कि कौन ऐसा परोपकारी इंसान था जिसने इतना बड़ा काम किया। ऑप्शन ए है MG रानाडे, ऑप्शन बी है प्रोफेसर D.K. कर्वे, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन डी GV जोशी। हमने इन सभी को पढ़ा है और इनके बारे में हमें पता है कौन सा कैसा स्वभाव रखता था। सबसे जो अच्छे स्वभाव वाले इंसान थे जिन्होंने ये काम किया था, ये किया था ऑप्शन बी प्रोफेसर D.K. कर्वे ने। सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का हमने चयन करना है। सूची 1 में है वांची अय्यर, ऑप्शन बी है T.K. माधवन, ऑप्शन सी है श्रीनिवास पिल्ले, और ऑप्शन डी है E.V. रामास्वामी नायकर। आपने ये बताना कि सूची 2 के साथ इनका सुमेल कैसे बैठता है। देखिए, जो वांची अय्यर थे ये तिन्नेवेली षड्यंत्र मुकदमे के साथ संबंध रखते थे। ठीक है, और T.K. जो माधवन थे ये वैकोम सत्याग्रह के साथ संबंध था इनका, और श्रीनिवासन पिल्ले द हिंदू प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट थी इनकी, बिल्कुल सीधा मिला हुआ है। और E.V. रामास्वामी नायकर जो थे ये थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए, सीधे मिला रखे हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत। वीडियो को पॉज करिए और मेरे साथ इसको मेरे से पहले अटैम्प्ट करिए। आप बताइए कि निम्न इतिहासकारों में से कौन
सबलाटर्न इतिहास लेखन से सहमत नहीं था। हमने रंजीत गुहा, शाहिद अमीन, ज्ञान पांडे या फिर बिपिन चंद्र, आपने इन सभी को पढ़ा होगा इतिहासकारों के बारे में। तो जो सबाल्टर्न इतिहास के बारे में जो सपोर्ट करते थे वो रंजीत गुहा जी करते थे, शाहिद अमीन भी करते थे और ज्ञान पांडे भी करते हैं। और जिनकी लेखन शैली में आपको इसका अभाव मिलेगा वो मिलेगा बिपिन चंद्रा की। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूची की सहायता से हमने एक सूची को दूसरी में मिलाना है, जैसे हर बार करते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और सूची 2 में हमने देखना है कि अल हिलाल, हरिजन, केसरी, हमदर्द, ये सारी की सारी पत्रिकाएं हैं, इनको उनके साथ मिलाना है कि कैसे मिलेंगी। देखिए जो महात्मा गांधी जी थे बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आपको इनके एक एक ऑप्शन का भी पता है ना तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जो महात्मा गांधी जी थे वो हरिजन पत्रिका उन्होंने चलाई थी। और ए का दो यहाँ पर है ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, इन दोनों को हम ऐसे एलिमिनेट ही कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, ये तो आपको पता होगा, ये केसरी इनकी अखबार है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऑप्शन बी यहाँ पर दोनों में ही है, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अभी यहाँ पर और थोड़ा सा 50% हमने ठीक कर लिया इसको। और मौलाना मोहम्मद अली, अब ये देखना है कि ये किसके साथ संबंध रखते थे, ठीक है, जल्दी से सोचिए। मौलाना मोहम्मद अली किसके साथ संबंध रखते थे? जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे वो अल हिलाल के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, एक के साथ मिल जाएगा। डी का एक यहाँ पर इन सभी में है, ठीक है, इन सभी में है। और सी का 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये भी सभी में। ऐसे क्वेश्चन कई बार होता है कि एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसे ऑप्शंस कई बार मिल जाते हैं, जैसे ए और डी ऑप्शन दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। आप यदि ए को टिक करके आओगे तब भी आपका आंसर सही होगा, डी को टिक कराओगे तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए और डी दोनों हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रेशमी रुमाल षड्यंत्र का लेखक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ए मौलाना अब्दुल बारी, ऑप्शन बी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है जफ़र अली खान, ऑप्शन डी है उबैदुल्ला सिंधी। आपने ये बताना है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र का लेखक कौन था। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी उबैदुल्ला सिंधी। उन्होंने रेशमी रुमाल षड्यंत्र लेखक थे उनके, उन्होंने ये लिखा था। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में आपने लगाना है। चटगांव आमरी रेड केस, मुजफ्फरपुर का बम धमाका, लाहौर षड्यंत्र केस और काकोरी केस। आपने इनके ईयर्स लिख करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं और जिसका आंसर सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होगा, सबसे बढ़िया होगा, उसके आंसर को मैं पिंड कमेंट में पिंड भी करूंगा और लाइक भी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम मिलाकर चलते हैं, सबसे पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा केस हुआ था, हमने यहाँ पर मिलाना है। सबसे पहले जो केस होता है वो होता है मुजफ्फरपुर का बम धमाका, उसके बाद आता है काकोरी केस, उसके बाद होता है लाहौर षड्यंत्र केस और लास्ट में आता है चटगांव आमरी रेड केस, ठीक है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या फिर काका कालेकर ने? आपने ये बताना है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। ये किया था ऑप्शन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया था भूदान आंदोलन। किसे मानववादियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ऑप्शन बी है दांते, ऑप्शन सी है बोकासियो, ऑप्शन डी है इरास्मस। आपने ये बताना है कि मानववादियों का राजकुमार किसे माना जाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी इरास्मस को। यहाँ पर यदि हम बात करें 16वीं शताब्दी की, जिसको एक ऐसा राष्ट्र था जो राज्य के रूप में विकसित नहीं हो पाया था। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। देखिए जो स्पेन है ये बहुत बाद में जाकर के बनता है एक राष्ट्र, तो बाकी सारे के सारे राष्ट्र जो पहले थे, इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था और जर्मनी भी था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, जो 16वीं शताब्दी के जो राष्ट्र नहीं था वो था स्पेन। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में जो राइटर्स हैं और उनके द्वारा इतिहास की परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी उनके साथ रिलेट करती है, हमने ये देखना है। नेपोलियन बोनापार्ट, जॉन जैक रूसो और ऑप्शन सी है क्रोन्सी, ऑप्शन डी है मादाम रोलां। आपने ये देखना है कि कौन से इतिहासकार ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी। और नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो वो कहते थे कि मैं क्रांति का पुत्र हूँ, ठीक है। यदि हम यहाँ पर केवल इतना ही हमें पता है कि ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट 4 के साथ मिलता है, ए यहाँ पर 4 के साथ मिलता है केवल और केवल डी ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, ठीक है। इन दोनों
ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर। और जॉन जैक रूसो, ये जो थे, इनकी स्टेटमेंट थी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु हर जगह जंजीरों से बंधा हुआ है। ये कहते थे, जॉन जैक रूसो की स्टेटमेंट है। और यहाँ पर यदि हम इस प्रश्न का आंसर देखें तो 3 बी का 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। और क्रॉन्सी जो थे, उनकी जो स्टेटमेंट क्या थी, वो कहते थे कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ये हमने बहुत बार पढ़ा भी है, जब भी हम हिस्ट्री शुरू करते हैं सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट आती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दी थी, इस प्रकार यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मादाम रेला की जो स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता तुम्हारे नाम से है, क्या अपराध किए जाते हैं, ये उसकी स्टेटमेंट है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ये स्टेटमेंट आप बताइए मुझे किसकी है। उपयोगितावाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? डेविड ह्यूम ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, ऑप्शन सी है जेरोमी बेंथम ने, ऑप्शन डी है एरिक स्टोक्स ने। आपने ये बताना है कि उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विश्वव्यापी मंदी जो 1920 में आई थी, ठीक है, उसके उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना किस नीति को अपनाकर किया गया था? जब हमने देखना है कि जो आर्थिक डिग्रेडेशन हो गया था 1929 में, बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आ गई थी, उसको उन्होंने किस चीज़ को अपना करके उससे बाहर निकलने की कोशिश की थी, ठीक है। उत्प्रेरक, मार्शल योजना, न्यू डील या फिर खुले द्वार। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी, न्यू डील योजना बनाई गई थी उसको हैंडल करने के लिए। तो ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सारे क्वेश्चन को मेरे साथ अटैम्प्ट किया होगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि हमारे सर इतने सही हो गए, हमारे इतने गलत हो गए। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको आगे बढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए। थैंक यू सो मच। आपने देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से पहले मैं कम से कम 20 ऐसे सेट आपको दूं ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाएँ अपने आप को एनर्जेटिक समझें और लगे आपको कि आप कुछ करने वाले हैं और करके आएंगे, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।